नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की प्रथम इकाई के प्रथम अध्याय यूरोप में आधुनिक युग की विशेषताएं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आइए हम देखते हैं कि यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब होती है, इसका अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या-क्या है। 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के पूर्वार्ध से यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ प्राय सभी इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा माना जाता है। निश्चित रूप से इस काल में यूरोप में बहुत ही महत्वपूर्ण और युगांतरकारी घटना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्ययुग में यूरोप में जीवन का मूल आधार था धर्म का प्रभुत्व, उसकी रूढ़िवादिता और सामंतों का प्रभुत्व। किंतु आधुनिक युग में जीवन का मूल मंत्र हो गया स्पंदन, चैतन्यता, विकास, मानववाद और निरंतर प्रगति। यानी कि मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल में जीवन का मूल मंत्र ही पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यद्यपि यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस अमुक तिथि से ही आधुनिक युग का आरंभ हुआ है, किंतु फिर भी यह माना जाता है और अधिकांश विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि 1453 ईस्वी से आधुनिक युग का आरंभ हुआ है। इसका कारण यह है कि 1453 ईस्वी में ही तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करके शताब्दियों से चले आ रहे रोमन साम्राज्य का जो वैभवपूर्ण साम्राज्य था उसका अंत कर डाला था। इसी वर्ष से यूरोप की भूमि पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रसार होने और भौगोलिक ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयास किए जाने के भी संकेत मिलते हैं। आधुनिक सभ्यता का विकास, औपनिवेशिक विस्तार, बड़े बड़े नगरों की स्थापना, निरंकुश शासकों की साम्राज्यवादी आकांक्षा का उदय, नवीन अनुसंधान, आविष्कार, भौगोलिक खोजें आदि अनेक ऐसे चिन्ह हमें दिखाई देते हैं जिससे मानव सभ्यता का द्रुत गति से, बहुत ही तीव्र गति से विकास आरंभ हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि आधुनिक युग जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसने जीवन में, यूरोपीय जीवन में बहुत परिवर्तन किए, उसके उसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं। बच्चों, ये विशेषताओं को हम 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे: राजनीतिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं और आर्थिक विशेषताएं। यानी आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें उन्नति के, विकास के और परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आधुनिक युग की में जो राजनीतिक जीवन में ऐसी कौन-कौन सी बातें हुई और कौन सी विशेषताएं, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण आधुनिक युग का प्रारंभ हम मानते हैं और मध्य युग का अंत भी हम मानते हैं। आधुनिक युग की सबसे पहली विशेषता है सामंतवाद का पतन। यूरोप में मध्य युग की एक प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद की प्रधानता और सामान्य प्रजा के पर उनके अत्याचार, उनका शोषण। किंतु आधुनिक काल में सामंतवाद का पूरी तरह से खात्मा हो गया, उसका अंत हो गया। आप जानते हैं कि वॉर ऑफ रोजेस जो यूरोपियन इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसने सामंतवाद का जो पतन था वो बिल्कुल अवश्यंभावी कर दिया था। इसी समय सामंतवाद के पतन के कारण राजा की शक्ति का विकास हुआ। राजा की शक्ति का विकास हुआ तो उसने स्थायी सेना रखना आरंभ किया, गोला बारूद का उपयोग होने लगा, नवीन नगरों का उपयोग होने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजा की बढ़ती शक्ति ने मिलकर सामंतवाद का पतन कर दिया और फिर कभी सामंतवाद को उर्वर होने का कोई भी अवसर यूरोप के इतिहास में प्राप्त नहीं हो सका। आधुनिक युग की दूसरी महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है सुदृढ़ राष्ट्र। हम ये सब जानते हैं कि शक्तिशाली राजा ही देश में शांति की स्थापना कर सकता है। व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए, साहित्य, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के पोषण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रतंत्रों का होना बहुत आवश्यक है। इस तथ्य को न केवल सामान्य जनता ने समझा, बल्कि इसी कारण से धीरे धीरे यूरोप में एकात्मक राष्ट्रतंत्रों की भी
जो सुदृढ़ थे, जो ताकतवर थे, उनकी स्थापना होने लगी और निरंकुश शक्तिशाली राज्य स्थापित होते चले गए। सामंतवाद के पतन ने मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के सहयोग और समर्थन ने, जनता में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने और चर्च की आंतरिक बाह्य दुर्बलताओं के कारण धीरे धीरे शक्तिशाली राजतंत्रों को स्थापित होने का अवसर आधुनिक युग में प्राप्त होता चला गया। इसी युग की आधुनिक युग की एक तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है राष्ट्रवाद की भावना का उदय। इस समय यूरोप के विभिन्न देशों के लोग अपने अपने देश और अपनी अपनी भाषा, अपनी देश मातृभूमि से प्रेम करने लगे। राष्ट्रीयता की ये जो लहर थी वो फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड सभी देशों में फैलती चली गई। सभी देश अपने को एक राष्ट्र में संगठित कर शक्तिशाली बनने की कोशिश करने लगे। शीघ्र ही राष्ट्रीयता पर आधारित राज्यों की नींव पड़ती चली गई और कालांतर में ये राज्य ईसाई चर्च और पोप के बंधनों से मुक्त होते चले गए। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने ईसाई धर्म के प्रमुख पोप के अधिकारों पर अंकुश लगाए और अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना की। तो राष्ट्रवाद की इस भावना ने आधुनिक युग में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख दिया। इसी युग की एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता है, वो है उपनिवेशों की स्थापना का प्रारंभ। बच्चों, आप सब जानते हो कि नवीन समुद्री मार्गों की खोज के कारण यूरोप के विभिन्न देशों के लोगों ने व्यापार के लिए अपने अपने औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना का प्रयास करना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि अफ्रीका से लेकर सुदूर पूर्व के द्वीपों का व्यापार उपनिवेश पुर्तगालियों के हाथों में आ गया था। साथ ही साथ हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और अन्य देशों के साथ साथ अमेरिका भी इन पूर्वी देशों तक, एशिया तक पहुंच चुका था। एशिया ही नहीं, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े महाद्वीप भी औपनिवेशिक शोषण के शिकार होते चले गए। इन उपनिवेशवादी सत्ताओं का लक्ष्य न केवल अपने व्यापार का विकास करना था, बल्कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। और इसीलिए हम देखते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच इसमें भीषण संघर्षों के दौर की शुरुआत हुई और आगे चलकर भी जब धीरे धीरे उपनिवेशवाद का स्वरूप विकसित होता चला गया, विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों के बीच संघर्ष और युद्ध भी आरंभ रहे, जो 19वीं शताब्दी तक चलते रहे। आधुनिक युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय भाषा के महत्व में। जैसे ही राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, प्रत्येक देश के द्वारा, विशेषकर इटली, फ्रांस, इंग्लैंड आदि के द्वारा अपनी अपनी भाषाओं में राष्ट्रीय साहित्य का महत्व बढ़ता चला गया। लैटिन भाषा का उपयोग धीरे धीरे कम होता चला गया। राष्ट्रीय भाषा साहित्य के लिए राष्ट्रीय भाषा के भी महत्व में वृद्धि होती चली गई और धीरे धीरे राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय भाषा के जरिए राष्ट्रवाद का स्वर और भी अधिक मुखरित और प्रबल होता चला गया। आधुनिक युग के राजनीतिक जीवन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कुतुबनामा का आविष्कार। कुतुबनामा यानी कि दिशा सूचक यंत्र, या जिसे मेरिनर्स कंपास भी कहा जाता है। इस युग में मेरिनर्स कंपास के आविष्कार से समुद्री यात्राएं पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सरल हो गई। अब व्यापार और वाणिज्य के लिए नए रास्तों को खोजना भी आसान हो गया और इसके साथ साथ उपनिवेशों की स्थापना का जो दौर था वो और भी अधिक प्रबल हो गया। इसी भावना को, उपनिवेशवाद की भावना को और भी अधिक विकसित करने का काम किया इस युग के और एक महत्वपूर्ण आविष्कार, जिसे बारूद के आविष्कार के नाम से जाना जाता है। यद्यपि बारूद का आविष्कार तो 14वीं शताब्दी में ही हो चुका था, लेकिन उसके व्यवहारिक उपयोग की शुरुआत, तोपखाने के निर्माण की शुरुआत इस युग में हुई। बारूद के आविष्कार ने, बारूद के प्रयोग ने, हमें कहना चाहिए कि बारूद के प्रयोग ने राजाओं की शक्ति में वृद्धि की, क्योंकि बारूद के निर्माण का अधिकार राजाओं को था। इसलिए यह जो सारी जो तोपखाने की जो ताकत थी वो राजाओं के पास संचित होती चली गई। इससे राजाओं को न केवल सामंतों को पतनशील करने में उन्हें मदद मिली, बल्कि अपनी स्वतंत्र और स्थायी सेना बनाने में भी उन्हें मदद मिली, जिससे राजा और अधिक ताकतवर होते चले गए और निरंकुश राष्ट्रतंत्र की स्थापना का उनका जो प्रयास था वो और अधिक सफल होता चला गया। तो ये तो थी आधुनिक युग की राजनीतिक विशेषताएं। आइए हम देखते हैं आधुनिक युग की सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी। आधुनिक युग में, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि आधुनिक युग ने जीवन के प्रत्येक स्तर पर
जीवन प्रभावित किया था। इसलिए हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में होने वाले जो परिवर्तन थे वो बहुत महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिवाद की भावना का जन्म। व्यक्तिगत मानसिक स्वतंत्रता की भावना ने नवीन युग की नींव डाली, यदि हम ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। व्यापारिक क्रांतों ने, दूसरे देशों के संपर्कों ने और परस्पर विचार विमर्श ने यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति के मन में किया। जहां यूरोप का प्रत्येक नागरिक पहले चर्च और धर्माधिकारियों के अनुशासन की डोर से बंधा हुआ था, अब वह पूरी तरह से तो नहीं लेकिन क्रमशः उससे मुक्त होता चला गया। धीरे धीरे विद्वत्ता, बुद्धि, विवेक, कुशलता, इन सब चीजों का महत्व जीवन में बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ग और समाज के बंधनों को तोड़कर निपुण व्यक्ति संघर्ष कर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढने में व्यस्त होता चला गया। यह व्यक्तिवाद का गंभीर आंदोलन आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्तिवादी सिद्धांतों एवं स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति ने आधुनिक युग को ईसाई चर्च, राजा के निरंकुशता और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की ताकत दी। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में मनुष्य की एक व्यक्ति के रूप में पहचान की स्थापना का जो श्रेय है वो निश्चित रूप से आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण संकेत था, और इसी विशेषता ने हम कहेंगे कि पूरे यूरोप को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक क्षेत्र की जो दूसरी विशेषता थी वो था सामाजिक संगठन में परिवर्तन। मध्ययुगीन सामंती व्यवस्था में समाज मुख्यतः दो भागों में विभक्त था। एक तो अधिकार और सत्ता से युक्त राजा और सामंतों का वर्ग, और दूसरा अधिकारों से वंचित कृषक और दासों का वर्ग। लेकिन जैसे ही सामंतवाद का पतन आरंभ हुआ, आधुनिक यूरोप के सामाजिक संगठन में आमूल परिवर्तन आरंभ हो गया। अब सामंतों का स्थान धीरे धीरे पूंजीवादी कृषि व्यवस्था आरंभ हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप समाज में एक और भी नए वर्ग का उदय हुआ जो था शिक्षित मध्यम वर्ग। तो अब जो यूरोप का समाज था अब दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो धन संपन्न वर्ग था और दूसरा था दरिद्र और निर्धन वर्ग, और एक छोटा सा वर्ग और भी था जो धीरे धीरे विकसित हो रहा था, वो था शिक्षित मध्यम। इस सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के लोगों की सामाजिक सोच को ही नहीं बल्कि आर्थिक और नैतिक सोच को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हम देखते हैं कि आधुनिक युग की सामाजिक विशेषताएं में एक और जो हमें प्रसंग दिखता है वो है नवीन नगरों का निर्माण और विकास। आधुनिक युग में विशाल पैमाने पर व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे के कारण धन संपन्न वर्गों का ही नहीं बल्कि नगरों का भी निर्माण और विकास हुआ। नगरों की प्रगति ने समाज में प्रभावशाली शिक्षित मध्यम वर्ग और महत्वपूर्ण धन संपन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों के वर्ग का उदय हुआ। यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में मध्यम वर्ग का जो प्रभाव था वो निरंतर बढ़ने लगा। इन जो नए नए नगर स्थापित हुए थे वो व्यापार और वाणिज्य के ही नहीं बल्कि साहित्य, कला और शिक्षा के भी महत्वपूर्ण केंद्र बनते चले गए। इन नए नगरों ने यूरोप की आर्थिक सोच को भी बदलने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां यूरोप में पहले जनसंख्या का अधिकतर हम देखते हैं कि अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती थी, वो धीरे धीरे नए नए नगरों की ओर शिफ्ट होती चली गई, और इसीलिए इन नगरों का विकास बड़ी बड़ी पूंजीवादी संस्थाओं के द्वारा उसको विकसित करने में किया गया, और वो किसी न किसी आर्थिक उत्पादन के निर्माण की महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थली बनते चले। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस युग में आधुनिक युग में सामाजिक जीवन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है मध्ययुगीन मान्यताओं का अंत। सामंतवाद के अंत ने, धर्म सुधार आंदोलन ने, और इसके साथ साथ धर्म सुधार विरोधी आंदोलन यानी कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन ने धीरे धीरे मध्ययुगीन मान्यताओं, जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको अंत करने का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लैटिन के स्थान पर जब राष्ट्रीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी जाने लगी, पढ़ी जाने लगी, बाइबल का अनुवाद प्राय सभी राष्ट्रीय भाषाओं में हुआ, उसने भी मध्ययुगीन जड़ता को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यूरोप की जो जनता थी
वो बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, स्वतंत्र चिंतन और मनन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो। तो ये थी आधुनिक युग की सामाजिक विशेषताएं। आइए हम लोग देखते हैं आधुनिक यूरोप के जीवन की सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी। निश्चित रूप से आधुनिक यूरोप को गढ़ने में जिस कारण ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी पूरे यूरोप की भी नहीं, पूरे विश्व इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण अध्याय है, वो है पुनर्जागरण। आधुनिक युग के प्रारंभ से सांस्कृतिक जागृति और पुनरुत्थान की धारा जो गतिशील हुई और जिसने मनुष्य की चिंतन, मनन, प्रयोग बुद्धि और अभिव्यक्ति की आजादी को बहुत महत्व दिया, वो था पुनर्जागरण। अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्यान्ह तक जितने भी परिवर्तन हुए, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, वो पुनर्जागरण के दायरे में रखे जाते हैं। और निश्चित रूप से पुनर्जागरण ने यूरोप वासियों की जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुनर्जागरण के ही कारण व्यक्तिवादी विचारों, व्यक्तिवादी भावना का विकास हुआ था, नवीन विधाओं और मानववादी साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ था, लोगों में भौतिकता और सांसारिकता के प्रति नवीन रुचि का विकास हुआ था, वैज्ञानिक अध्ययन और आलोचनाओं से धर्म सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ही वह अध्याय है जिसके कारण यूरोप में समाज और सभ्यता का आधुनिकीकरण संभव हो सका। इस तरह यूरोप के सांस्कृतिक जीवन ही नहीं बल्कि आमूलचूल जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में पुनर्जागरण की भूमिका महत्वपूर्ण। आधुनिक यूरोप की एक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विशेषता है राष्ट्रीय लौकिक साहित्य का सृजन। हम जिसकी चर्चा भी कर चुके हैं कि मध्य युग में पहले लैटिन भाषा के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था, लेकिन बाद में विद्वानों, कवियों और साहित्यकारों ने अपनी राष्ट्र की भाषा में, लोक भाषा में पढ़ने लिखने पर बल दिया और इसी का परिणाम था कि दांते, पेट्रॉक, बोccaccio जैसे महत्वपूर्ण लेखकों और कवियों का हम अस्तित्व देखते हैं। फ्रांसीसी कवि विलो की जो कविताएं थी, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक देश के कवियों, साहित्यकारों ने अपने भाषा में, अपने राष्ट्र की भाषा में, राष्ट्र प्रेम पर आधारित अनेक और अन्य विषयों पर, अपने लोक साहित्य पर बहुत कुछ लिखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन बोधगम्य और सरल रचनाओं के कारण धीरे धीरे प्रत्येक देश का जो साहित्य था वो बहुत ही अधिक सुंदर और सबल होता चला गया। आधुनिक यूरोप की एक सांस्कृतिक विशेषता थी आधुनिक कला कौशल का विकास विकास हम जानते हैं कि पुनर्जागरण के ही काल में यूनानी कला का पुनः अध्ययन और सृजन हुआ और अब केवल धार्मिक इमारतों और गिरजाघरों में ही नहीं अपितु हर प्रकार के भवनों में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में अनेक हमें बहुत सुंदर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में माइकल एंजेलो का भी महत्वपूर्ण योगदान था। माइकल एंजेलो का योगदान तो हम लोग देखते हैं मूर्तिकला के विकास में भी था। चित्रकला के विकास में लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे अद्भुत कलाकार थे जिन्होंने चित्रकला के में प्रगति के श्रेष्ठतम शिखर स्थापित किए थे। 15वीं सदी के अंत तक यूरोप में केवल इटली ही एक ऐसा देश था जिसमें कला और साहित्य का विकास हुआ, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि यूरोप के सभी देशों में, विशेषकर फ्रांस में भी विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, विशेषता है आधुनिक यूरोप की सांस्कृतिक विशेषता है, वो है मुद्रण कला के क्षेत्र में विकास या छापे खाने का आविष्कार। यूरोप के इतिहास, इस आविष्कार ने पूरे यूरोप के जीवन पर बहुत असर डाला था। आप सब जानते हैं कि छापे खाने की मशीन का आविष्कार जर्मनी के मेज नगर में गटनबर्ग में किया गया था। 1454 में प्रथम बार लैटिन भाषा में बाइबल का जो छापा जा सका इसी छापे खाने के आविष्कार की मदद से। इसी बीच फ्लोरेंस में कागज बनना भी शुरू हो गया। हम ये स्वीकार करते हैं कि छापे खाने की सहायता से ज्ञान में बहुत अधिक वृद्धि हुई। प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का पुनर्अध्ययन होने लगा। इसी तरह छपे हुए पत्रों और पुस्तकों ने नवीन विचारों को सरलता से प्रसारित करने में भी मदद की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रण कला ने ज्ञान के विकास से यूरोप की विचार प्रणाली और चिंतन मनन को परिवर्तित करके रख दिया। धार्मिक क्रांति को सफल बनाने में भी हम ये कहेंगे कि छापे खाने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी
स्वतंत्र वैज्ञानिक चिंतन का उदय निश्चित रूप से यह वो प्रवृत्ति थी जिसने यूरोप में अनेक वैज्ञानिकों और अनेक महान अन्वेषकों को जन्म दिया। इस इस युग में विज्ञान की हर विधा में, चाहे वो गणित हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो शरीर विज्ञान ही क्यों ना हो या फिर धातु विज्ञान ही क्यों ना हो, कृषि क्यों ना हो, जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र वैज्ञानिक चिंतन का उदय हुआ। इतनी अधिक यंत्रों का आविष्कार, इतनी सारी दवाइयों का आविष्कार, इतने महान ग्रंथ इस युग में लिखे गए, तो निश्चित रूप से यह सब कुछ आधुनिक यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसके बिना हम यूरोप का जो इतिहास है वो अधूरा ही रह जाएगा, ऐसा मान। अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग के आधुनिक यूरोप में जो धार्मिक जीवन था वो कैसा था, उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए। आप सब जानते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में कभी उत्थान और पतन के अवसर आते हैं। हम ये देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक पहुंचते-पहुंचते जो यूरोप का जो मुख्य चर्च था, कैथोलिक चर्च, वो बहुत सारी दुर्बलताओं से घिर चुका था। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि चर्च में बहुत सारी दुर्बलताओं का प्रवेश हो चुका था। चर्च के उसका कारण क्या था कि चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति थी और चर्च के जो धर्माधिकारी रहते थे, धर्म के जो धरोहर को संभालने वाले लोग रहते थे, वो इन संपत्ति का दुरुपयोग करते थे। वे बड़े-बड़े महलों में रहते थे, सांसारिक भोग विलासिता का उपयोग करते थे और धर्म के मौलिक सिद्धांतों के प्रति और अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति वो पूरी तरह से उपेक्षा किया करते थे। उनका जो धार्मिक जीवन था वो बहुत, उसका जो नैतिक स्तर था वो बहुत गिर चुका था और चर्च में प्रचलित भ्रष्टाचार, अनैतिकता और पादरियों के का जो जीवन का गिरता हुआ स्तर था, उसने निश्चित रूप से पूरे कैथोलिक चर्च को बहुत सारी कमजोरियों से, दुर्बलताओं से ग्रस्त करके रखा हुआ था। पाप मोचन पत्रों की उनके बारे में आपने सुना होगा, पोप के विशेषाधिकारों के बारे में सुना होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। धर्म अधिकारियों के विशेष अधिकारों के बारे में भी इतनी सारी बातें कही जाती थी जो कैथोलिक चर्च की बुराइयों को ही सामने लाती थी। तो आधुनिक युग की यूरोप के ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी और आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्हीं दुर्बलताओं के कारण इसका कैथोलिक चर्च जो यूरोप में सर्वमान्य था, उसका विरोध होना आरंभ हो गया था और एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के नाम से आगे जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग के धार्मिक जीवन की एक और बड़ी विशेषता थी, वो थी पोप की सर्वोपरिता, सर्वोच्च था। पोप हर हालत में, हर स्थिति में पोप ही ईसाई धर्म का की अंतिम व्याख्या कर सकता था। ऐसी व्यवस्था उन दिनों आधुनिक युग के प्रारंभ में हम देखते हैं यूरोप के धार्मिक जीवन में थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि समस्त पश्चिमी ईसाई जगत में कैथोलिक चर्च की और कैथोलिक चर्च में पोप की वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था और जो बाकी सारे पोप के अधिकारी होते थे, आर्च बिशप, बिशप, कार्डिनल, इन सब की नियुक्ति पोप करता था। धार्मिक जीवन से संबंधित प्रत्येक आदेश वो किसी भी यूरोप के किसी भी राजा को दे सकता था। वो राजा को किसी यूरोप के किसी भी राजा को उसके सिंहासन से पदच्युत कर सकता था, उसे धर्म से अलग कर सकता था, उसे धर्म से निकाल, राजा को भी वो धर्म से निकाल सकता था। यहाँ तक कि पादरियों को नियुक्ति करने का अधिकार, पादरियों की को पदच्युत करने का अधिकार, चर्च में कितना व्यय होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि धर्म से संबंधित प्रत्येक निर्णय का अंतिम स्रोत कौन था? पोप था। और पोप के द्वारा इतनी, मतलब वो न केवल धर्म का प्रधान था बल्कि एक हद तक वो राजनीति का भी प्रधान। तीसरा हम देखते हैं आधुनिक युग की तीसरी विशेषता धर्म सुधार आंदोलन। ये जो कुछ हमने पोप की चर्चा की, हमने कैथोलिक चर्च की में आंतरिक दुर्बलताओं की चर्चा की, उनके चलते ही हम लोग देखते हैं कि यूरोप में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जिसे हम लोग धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के प्रणेता थे जर्मनी के मार्टिन लूथर और इस धर्म के सुधार आंदोलन के अंतिम परिणाम के रूप में प्रोटेस्टेंट चर्च का, एक नए चर्च का अभ्युदय भी हम लोग यूरोप में देखते हैं। आधुनिक यूरोप के धार्मिक जीवन की
आखिरी विशेषता है धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब कैथोलिक चर्च में बुराइयां बढ़ती चली गई तो धर्म सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। धर्म सुधार आंदोलन से प्रोटेस्टेंट चर्च का अभ्युदय हुआ और प्रोटेस्टेंट चर्च की बढ़ती लोकप्रियता ने जो कैथोलिक धर्मावलंबी थे या कैथोलिक धर्म के सबसे सर्वोच्च अधिकारी थे, उन्हें अत्यधिक चिंता होने लगी। उन्हें लगने लगा कि इस तरह से उनका जो चर्च है वो रसातल की तरफ चला जाएगा। तो यदि अभी भी उन्होंने कैथोलिक चर्च को की बुराइयों को खत्म नहीं किया तो एक दिन कैथोलिक चर्च इतिहास के अध्ययन की वस्तु बनकर मात्र रह जाएगा। इस भय से कैथोलिक धर्म के समर्पित मतावलंबियों ने एक आंदोलन किया जो धर्म सुधार आंदोलन के विरोध में हुआ था, इसलिए धर्म सुधार विरोधी आंदोलन भी कहते हैं, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं और प्रति धर्म सुधार आंदोलन भी कहते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि किसी भी तरह के से प्रोटेस्टेंट चर्च की लोकप्रियता को बढ़ने से रोकना और उससे ज्यादा उन्होंने कैथोलिक धर्म को पवित्र बनाने का, उसको प्राचीन जो सिद्धांत थे उनमें पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया और इस एक हद तक ये आंदोलन सफल भी रहा और इस तरह से धर्म सुधार आंदोलन ने प्रोटेस्टेंट चर्च की ओर बढ़ते हुए पूरे यूरोप को बढ़ने से रोका, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने में भी वो सफल हुए। आधुनिक युग की आखिरी विशेषता के रूप में हम देखते हैं आधुनिक युग तो यूरोप की युग की आर्थिक विशेषताएं क्या थी। आधुनिक काल में जब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे थे तो यूरोप के लोगों के यूरोप का जो आर्थिक जीवन था वो भी एक हद तक प्रभावित हुआ। आप सब जानते हैं कि मध्यकाल में जो शिल्प संघ थे, मतलब जो व्यापार होता था वो शिल्प संघ या श्रेणियों गिल्ड्स के माध्यम से होता था, श्रेणियों के माध्यम से होता था। ये मध्यकालीन ये शिल्प संघ पहले जिस रूप में थे उन्होंने उसका अधिक विकास किया। जैसे हम देखते हैं कि इटली के फ्लोरेंस नगर में धीरे धीरे इस शिल्प संघों के क्षेत्र में विशिष्टीकरण का और श्रम विभाजन का महत्व बढ़ता चला गया। जैसे कि उदाहरण के लिए इटली के फ्लोरेंस नगर में वस्त्र उद्योग जो होता था उसमें काटने वाले, बुनने वाले, कपड़ा रंगने वाले रंगरेजों के संगठन होते थे। उस क्षेत्र में भी और अधिक शिल्प श्रम विभाजन हुआ जिससे वस्तुओं की जो उत्पादन की जो गुणवत्ता थी उसका विकास हुआ। इसके साथ साथ शिल्प संघों को होने वाला जो आर्थिक लाभ था उसमें भी वृद्धि हुई थी। तो इस तरह से मध्यकालीन शिल्प संघों ने आधुनिक काल में आकर अपने स्वरूप को न केवल परिवर्तित किया बल्कि उसे और ज्यादा उत्पादक भी बनाया और अधिक उन्होंने श्रेष्ठ कार्य करने का भी प्रयत्न किया। आधुनिक युग की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है नए व्यापारी वर्गों का उदय। धीरे धीरे आधुनिक युग में जो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हो रहा था उसका प्रभाव हम देखते हैं कि व्यापारी वर्गों पर भी पड़ा और जैसे उन्होंने बना हुआ माल खरीदने के साथ साथ कच्चा माल भी व्यापारी श्रेणियों और संघों को बेचने लगे। कारीगरों से वे अपने विशिष्ट कारीगर वर्गों का निर्माण करने लगे जिससे वे विशिष्ट तरह का अपना सामान तैयार करवा सके। तो उन्होंने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ऐसे क्षेत्रों का की खोज करनी शुरू की जहां से उन्हें बहुत ही कम कीमत पर कच्चे माल की पूर्ति हो सके। वो अपने विशिष्ट श्रमिक वर्गों के द्वारा उस कच्चे माल के जरिए सामान को तैयार करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे धन संपन्न व्यापारियों ने कम लागत में अधिक माल उत्पन्न करने के लिए श्रमिकों और कारीगरों को उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराने का प्रयास करने लगे। इन नए व्यापारिक वर्गों ने अपने निर्माणशालाओं का यानी कि फैक्ट्रियों और का भी निर्माण किया। वो धीरे धीरे अनेक मिल और बड़े बड़े मशीनों की जरिए वे फैक्ट्रियों की स्थापना करने लगे। उन्होंने ये भी इसी समय व्यापारी और व्यवसायियों ने ये भी अनुभव किया कि वे राजा उन्हें क्या कर सकता है, अधिक सुरक्षा उपलब्ध, शांति और सुरक्षा उपलब्ध करा सकता है, इसलिए उन्होंने राजा का समर्थन प्राप्त किया। और इस तरह से और राजा ने भी ये समझा कि इन व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने उद्योग, व्यापार और व्यवसाय से विदेशों से सोना चांदी लाकर राज्य को अधिकाधिक समृद्ध बनाए। और इस तरह से व्यापार की वृद्धि ने के लिए राजा ने समुद्र पार नए देशों को अपने उपनिवेश बनाने के प्रयत्न शुरू कर दिए।
और इस तरह से व्यापारियों के सहयोग से राजा ने अपनी शक्ति का भी विकास किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसे नए व्यापारी वर्गों का इस समय उदय हुआ जिन्होंने न केवल यूरोप में बल्कि यूरोप के देशों के अलावा समुद्र पार दूसरे देशों में भी अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किया और वे अधिक संपन्न होते चले। आर्थिक क्षेत्र की और एक महत्वपूर्ण विशेषता है आधुनिक यूरोप की, वो है नए व्यापारिक मार्गों और देशों की खोज। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, विशेषता है, क्योंकि यही ऐसी एक विशेषता है जिसने कि हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और पूर्वी यूरोप में विनाशकारी तुर्कों की प्रगति के कारण जो यूरोप और पूर्वी देशों का, एशियाई देशों का जो व्यापारिक संबंध था वो खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में भूमध्य सागर के व्यापारिक मार्ग जो था वो यूरोपियन लोगों के लिए असुरक्षित होता चला गया। इन तमाम अड़चनों के बीच, इन तमाम असुविधाओं के बीच यूरोपीय लोगों ने हार नहीं मानी और हम देखते हैं कि पुर्तगाल और स्पेन और बाद में तमाम यूरोपीय देशों द्वारा अपने अपने देश के नाविकों को इस बात के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया कि वो क्या करें, नए नए देशों की और नए नए महाद्वीपों की या पुरा जो उनके नए मार्गों की, वो समुद्री मार्गों की खोज करें। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे नामों से आप सब परिचित हैं, जिन्होंने अमेरिका और भारत आने के नए रास्तों की खोज की। और इन व्यापारिक मार्गों और देशों की खोज के कारण यूरोपियन व्यापारियों को व्यापार का एक नया अवसर प्राप्त हो गया और ये इतना विस्तृत बाजार उन्हें उपलब्ध हुए जो उनके औपनिवेशिक साम्राज्यों की स्थापना में बहुत ही सहायक साबित हुए। यूरोपीय देशों की, आधुनिक यूरोप के देशों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो थी पूंजीवाद का प्रारंभ। निश्चित रूप से आधुनिक काल में जैसे जैसे उद्योग धंधों का, व्यापार वाणिज्यों का विकास होता गया, व्यापार वाणिज्य में उपयोग में लाई जाने वाली पूंजी में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे हम देखते हैं पूंजीवाद का भी विकास और पूंजीवाद का जन्म और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता चला गया। पूंजीवाद के विकास में न केवल नए व्यापारिक मार्गों ने, नए देशों की खोजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जैसे जैसे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता चला गया, व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों में ज्यादा विकास होने लगा, मुद्रा का विकास होता चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे विशाल पूंजी को व्यापारियों को उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त जॉइंट स्टॉक कंपनीज का जो स्थापित और विकसित होती चली गई। ये कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स और व्यापारियों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का नाम हम सुनते हैं, विभिन्न देशों में स्थापित होती चली गई और उन्होंने विशाल पैमाने पर उद्योग धंधों का विकास किया और इसका परिणाम ये हुआ कि पूंजीवाद का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होता चला गया। आखिरी विशेषता है आधुनिक यूरोप की, वो है कृषि और उद्योगों की स्थिति में परिवर्तन और वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव। हम लोग देखते हैं पूंजीवाद के विकास के कारण समाज में स्पष्ट रूप से दो वर्ग बन गए। एक तो पूंजीपति वर्ग जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार था, स्वामित्व था। दूसरा था सर्वहारा वर्ग जिसके पास स्वयं के उत्पादन के साधन नहीं होने से वो श्रम को सस्ते दामों में बेचता था। कृषि में भी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली प्रारंभ हो गई। धन संपन्न भूमि संपत्ति और जमींदारों ने किसानों से अधिकतम कर मांगना शुरू कर दिया। जब वे किसान ये कर दे नहीं पाते थे तो वो या तो कृषि से भूमि से बेदखल कर दिए जाते थे या उन्हें अपनी भूमि को उन संपत्तिवान लोगों को बेच देना होता था। ये बेदखल कृषक शहरों में जाकर जहाँ कल कारखाने बन रहे थे वहां मजदूर होते चले गए। तो इस तरह से कृषि और उद्योगों की स्थिति में परिवर्तन होता चला गया। इसी बीच वैज्ञानिक आविष्कारों की भी भूमिका आती है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिक आविष्कारों का जन्म हुआ जिन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि इन क्षेत्रों में विकास की गति को दिखाया। तो कुछ परिवर्तन ऐसे हुए जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के जीवन पर भी प्रभाव डाला और सकल राष्ट्रीय उत्पादन था उस पर भी उन्होंने प्रभाव डाला। इस तरह से हम देखते हैं कि
आधुनिक युग में यूरोप के जीवन के प्रत्येक क्रम में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र में परिवर्तन की और इन समग्र परिवर्तनों के कारण धीरे-धीरे यूरोप की स्थिति में यूरोप के लोगों के जीवन की परिस्थिति में बहुत ही अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दृष्टिगत होते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण मध्य युग और आधुनिक युग के बीच में एक स्पष्ट रेखा हम खींच पाते हैं और इस रेखा को भी आधुनिक युग कहा जाता है और ये सारी जो हमने आपकी चर्चा की वो थी आधुनिक युग की विशेषता।